हाय, मैं हूं हिमांशु और आज मेरे साथ है मिस्टर अनुपम तिवारी. ही हेड्स इक्विटी एट ग्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड. टुडे वील टॉक अबाउट द ग्रो मल्टी कैप फंड जिसका NFO 26 नवंबर को स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड ऑन द 10th of December. तो आज हम बात करेंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी होती क्या है. देन वी लुक एट दैट why should you consider the multi-cap category for investing. Then we'll talk about how will we manage the Grow Multi-Cap Fund and which investors should actually consider investing in the Grow Multi-Cap Fund NFO. Welcome Anupam. How are you? Hi Manshu, I am all good. How are you? Absolutely fine. Anupam, so basically today we have come to talk about the Grow Multi-Cap Fund. But before we go into the fund, मुझे जानना है कि multi-cap category क्या होती है and how is it different, because there's a lot of confusion between multi-cap category, flexi-cap category and multi-asset category also, right? तो multi-cap category है क्या? Okay, it's a good question. So see, these are two are bit similar categories. Right. उनमें थोड़ी similarity है, but multi-asset is a very different category. So multi-asset में जैसे नाम में multi-assets है, तो उसमें different type के assets हैं स्कीम में. Right. तो generally उसमें equity है, debt है, Right. कभी अलग-अलग assets हैं. Yes. तो gold या silver, commodity. So these are different asset classes. जी. तो अगर एक फंड में हम डिफरेंट एसेट क्लासेस को कंबाइन कर दें तो वो मल्टी एसेट कैटेगरी होती है. उसमें सेबी का रूल्स है कि आपको कितना लिमिट रखना है, कितना मिनिमम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं. अंडरस्टूड. सो दैट इज मल्टी एसेट. अंडरस्टूड. तो एक तरह से कहिए कि वो पार्शियल इक्विटी है. जी. और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप आर प्योर इक्विटी फंड्स. ओके. सो उनमें जो प्रीडोमिनेंटली एसेट क्लास है वो इक्विटी है. जी. कई बार हम लोग यूज करते हैं डेट को बीच में शॉर्ट टर्म कैश डिप्लॉयमेंट के लिए या कि कभी मार्केट टाइमिंग यूज करने के लिए, बट प्रीडोमिनेंटली ये दोनों प्योर इक्विटी प्रोडक्ट हैं. अंडरस्टूड. फ्लेक्सी कैप में जो फ्लेक्सी नाम में उसका मतलब है आपको फ्लेक्सिबिलिटी है. राइट. सो फंड मैनेजर हैज 100% फ्लेक्सिबिलिटी. ऑफ कोर्स. वो किस तरह के मार्केट कैप, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, किस तरह के स्टॉक्स ले रहा है उसको पूरी फ्रीडम है. जी. और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इन केस ऑफ मल्टी कैप देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. राइट. अंडरस्टूड. तो जनरली हम बाजार को, स्टॉक मार्केट को 3 मार्केट कैप्स में डिवाइड करते हैं. लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. अब इसका एक सेबी का डेफिनेशन है कि जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं बाई मार्केट कैप. तो आप जो सारे मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका मार्केट कैप वाइज आप एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना लीजिए. ठीक है. और वो 6 महीने का एवरेज मार्केट कैप देखते हैं. अंडरस्टूड. तो जो सबसे टॉप 100 में आते हैं उस लिस्ट में वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं. जी. जो उसके बाद नेक्स्ट 150 स्टॉक्स हैं वो मिड कैप स्टॉक्स हैं. और जो उसके नीचे के सारे स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं. समझ गया. एम्फी पब्लिश करता है ये लिस्ट हर 6 महीने में उनकी वेबसाइट पे, और वही हम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं. तो मल्टी कैप फंड में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप हर मार्केट कैप कैटेगरी में, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको मिनिमम 25% एलोकेशन रखना है. अच्छा. तो मल्टी कैप में मिनिमम 25% लार्ज कैप होगा, मिनिमम 25% मिड कैप होगा और सिमिलरली 25% मिनिमम स्मॉल कैप होगा. समझ गया. जो रिमेनिंग 25% है वो आपके लिए फ्री है. अंडरस्टूड. तो am I right in saying कि फ्लेक्सी कैप में you can go even 100% in one market cap, like अगर depending, so basically what I'm understanding is कि फ्लेक्सी कैप में बहुत flexible approach है. I can tilt towards one market cap more than other market caps. But multi cap में आपको एक disciplined approach चाहिए, whether you have to invest 25% in each, and then you only have flexibility over the 25% which is left. Yes, you are correct. You are absolutely correct. So in flexi cap fund, flexibility is 100%. Understood. You can be 100% small cap, 100% mid cap, 100% large cap, or whatever combination you want. Right. आपको जो अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं. और आप बीच में भी टिल्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कब कितना कैसे ही रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो को. Whereas in multi cap you have restriction. Understood. तो सर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि काफी लोग फिर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कैटेगरी बेटर है. इज मल्टी कैप बेटर और इज फ्लेक्सी कैप बेटर? लाइक व्हाट शुड वी चूज, हाउ शुड वी चूज? Okay, so I think in my personal opinion, this is a personal opinion, that over long term multi cap category is better. Okay. Flexi cap is also a good product, but generally what happens is that there are 2 difficulties. One is timing the market. Right. तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको कितना एग्जैक्टली यूज कर पाते हैं वो थोड़ा इट मे नॉट बी दैट कंसिस्टेंट. दैट इज वन थिंग. और आप इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप थोड़े लार्ज कैप ओरिएंटेड है. राइट. इन माय ओपिनियन डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मार्केट. सो जब आपको एक मिनिमम एलोकेशन आपको सेट कर देना है
तो आप वो हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं जी, तो टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट that's राइट very तो true. फ्लेक्सी कैप इज मोर लाइक टाइमिंग द मार्केट Right, एंड मल्टी कैप इज मोर लाइक टाइम इन द मार्केट understood. तो ओवर लॉन्ग रन टाइम इन द मार्केट बेनिफिट्स Makes और जैसा हमको लगता है कि अगले लेट्स से 7-8-10 years यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटीज इन मिड एंड स्मॉल कैप Right, तो उस लोकेशन को बनाए रखना बेनिफिशियल हो सकता है understood. सो डिसिप्लिन प्लस रिमेनिंग इन्वेस्टेड Hmm. इज टू वेरी गुड बेनिफिट ऑफ अ मल्टी कैप अप्रोच Understood. एंड दूसरा क्या है कि ये थोड़ा सा नो फ्रिल है Hmm. आर यू से नो नॉनसेंस काइंड ऑफ प्रोडक्ट है Right. बिकॉज आपको ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कितना स्मॉल कैप में लोकेशन करूं मिड कैप में करूं लार्ज Right. कैप में करूं Right. तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक गारंटीड मिनिमम एलोकेशन इन डिफरेंट मार्केट कैप कैटेगरी दे रहा है Makes sense. तो अगर बहुत कंफ्यूजन है तो आप एक ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करके भूल सकते हैं कि हाँ ठीक है सही आई हैव एलोकेशन अक्रॉस द बोर्ड इन द मार्केट Makes sense. So basically हमने ये समझ लिया कि मल्टी कैप कैटेगरी होती क्या है, बट अब ये जानते हैं कि व्हाई शुड एन इन्वेस्टर चूज अ मल्टी कैप कैटेगरी. सो देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यू स्टार्ट विथ कि व्हाई यू शुड चूज इक्विटी इन इंडिया Right. राइट बिकॉज व्हाट वी बिलीव इज दैट नेक्स्ट 10-15 years can be very good for India equity growth story or equity story right because and हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चरल स्टैंडिंग है आज इंडिया की उससे जो हमारी अगले 10-15 साल की ग्रोथ की विजिबिलिटी है राइट, वो बहुत अच्छी है तो वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग राइट, और तो ऐसा नहीं है कि बीच में वॉलेटिलिटी नहीं होगी इक्विटी इज वॉलेटाइल एसेट क्लास और एनी कंट्री एनी इकोनॉमी गोज थ्रू सम काइंड ऑफ सेटबैक्स इन बिटवीन तो साइक्लिकलिटी हर इकोनॉमी में होती है राइट, बट अगर आप ओवरऑल देखिए तो अगले 10-15 साल के लिए हम लोग काफी एक अच्छे स्ट्रांग फाउंडेशन पे हैं तो हमारा इकोनॉमिक फाउंडेशन एवरीथिंग इज वेरी गुड और जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ होगा तो इक्विटी में कंपाउंडिंग होगी अच्छा, राइट तो उसके लिए आपको इक्विटी में रहना है राइट, The second thing is कि why multi-cap is good, yeah, good approach, Yes. right? Rather than taking like let's say a large cap approach, a mid cap approach, a small cap approach. तो as I said earlier कि ये थोड़ा no nonsense product है, that is one. Second thing is कि जब किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और स्पेशली इंडिया में अभी एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होगी बिकॉज हमारा साइज छोटा है तो हर सेगमेंट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है जैसे अगर आप वेस्टर्न इकोनॉमीज को देखिए जी, तो जैसे यूएस है तो केवल इनोवेशन लेड ग्रोथ है कंजम्पशन में उतना सुपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं है राइट, देयर इज अ लिमिट टू इट हाउ इट कैन ग्रो राइट, वेयर इज इनोवेशन लेड ग्रोथ इज मच हायर देन द जीडीपी ग्रोथ राइट, बट इंडिया में भी क्या है कि हर तरफ से ग्रोथ हो रही है दूसरा क्या होता है कि जब कोई भी इकोनॉमी बड़ी बनती है तो जैसे वी आर क्लोजर टू लेट्स से $4 trillion इकोनॉमी एंड इफ वी बिकम 7-8-9-10 trillion इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत सारे नए सेगमेंट क्रिएट होते हैं अच्छा, और जनरली वो सेगमेंट ऐसे होते हैं जो आपको छोटी कंपनियों में मिलते हैं या मिड साइज कंपनियों में मिलते हैं वो नेसेसरीली लार्ज कंपनियों में नहीं मिलते हैं समझ गया, तो ये जो ग्रोथ का बेनिफिट है ये अक्रॉस द बोर्ड होता है अंडरस्टूड, दैट इज वन थिंग और जैसे आप कुछ एग्जांपल लीजिए फॉर एग्जांपल की केमिकल्स देयर आर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटी लिमिटेड यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स जो लार्ज कैप में है जी, सो ज्यादातर अपॉर्चुनिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में और वो बड़ी हो रही हैं राइट, इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स राइट, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए तो इंडिया का एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादातर छोटी कंपनियों से एक होता है मेक सेंस, राइट मेक सेंस, तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है जो केवल आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिलता है सो दैट इज वाई गुड कॉम्बिनेशन मेक्स लॉट ऑफ सेंस ओवर लॉन्ग रन और बहुत नॉन कंफ्यूजन वाला प्रोडक्ट है सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अंडरस्टूड. तो मैं आपके आंसर से ये समझ रहा हूँ कि एसेंशियली इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, इंडिया इज पॉइज्ड फॉर स्ट्रक्चरल ग्रोथ and the best way to benefit from India's growth is, let's say, a multi-cap category, right? Correct. So let's deep dive on India's growth first, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि इंडिया काफी ग्रो करने वाला है, काफी ग्रो करने वाला है, and we've been hearing this from like 2000 से हम ये सुनते आ रहे हैं, but अभी ऐसा क्या है इंडिया में that you are so bullish on India right now? Okay, so yes, हम लोग 1991 में हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था और उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था, right? Because given our demography and the skill set that people have, उससे ये उम्मीद थी कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और पैरेलली चाइना ग्रो कर रहा था तो हम लोग चाइना से बेंचमार्क होते थे हमेशा और चाइना की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा रही हमसे, उनने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया, हम उतना नहीं कर पाए, तो ये ग्रोथ स्टोरी तब से चल रही है। लेकिन आज ये और स्ट्रांग है, आज इसके फाउंडेशंस और मजबूत हो गए हैं बिकॉज व्हाट हैपेंड इज वन वी लैक कैपिटल और if you look at from 2000 till today, there have been regular problems that we faced.
तो सबसे पहले 2001 का प्रॉब्लम हुआ जब आईटी क्रैश हुआ, राइट, 9/11, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ बिग ओवरऑल इशू इन द इकोनॉमी, मार्केट्स एटसेट्रा. देन केम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट. उसके बाद हमारे यहाँ लगभग 4-5 साल तक हाइपर इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट रहे. देन वी वेंट थ्रू अ वेरी बिग पेन ऑफ बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन बैंक्स, तो एनपीए क्राइसिस रही. देन वी सॉ डिमॉन, देन वी सॉ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. फिर हमारे एक और एनबीएफसी क्राइसिस हुई जिसमें 2 बहुत बड़ी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ साइज की एनबीएफसीज बैंकरप्ट हुई. एंड देन वी सॉ कोविड. तो हमारी ग्रोथ स्टोरी जो थी वो चल रही थी. ऐसा नहीं था कि ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिकॉज वी रीच्ड, वी हैड अ गुड ग्रोथ. बट उसकी इस जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, और बीच बीच में सेटबैक आते रहे. तो हम लोग अगर 3 स्टेप ऊपर चढ़ते थे तो 1 स्टेप नीचे उतर जाते थे. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. सो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट. सो एंड सो बेसिक फाउंडेशन जो है ग्रोथ का वो स्ट्रांग है. अब एक अप्रोच ये होती है कि हम नंबर्स में देखें ग्रोथ को, जो हम हमेशा देखते हैं कि देखिए आपका जीडीपी ग्रोथ इतना हो रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रहा है, ये हो रहा है. बट अगर आप इसको क्वालिटेटिवली देखिए, बिकॉज नंबर्स आर आउटकम, you have to have certain inputs to get certain output, right? Of course. And we measure outputs in numbers. Yes. कि GDP growth rate, fixed capital formation, etc., consumption growth. मेरी ये approach है कि आप input देखिए. Inputs are generally qualitative. Yes. Of course, they have a quantitative like capital, credit availability, etc. So let's analyze the qualitative factors which are driving India's growth. So I call it 3C theory. Okay. Right? 3 C's. Nice. So capability, capacity, and confidence. अच्छा. Okay. So for any country to grow, you need these 3 things. Right. You need capability, you need capacity, and you need confidence. Right? Makes sense. So what is capability in a country's context? कि हम कंट्री की कैपेबिलिटी को कैसे समझें? Exactly. मैं भी ये सोच रहा था. तो उसके 3 डायमेंशन है. किसी भी अगर आपको कंट्री की कैपेबिलिटी समझनी है तो आपको उसको 3 लेवल्स पे समझना पड़ेगा. नंबर 1 इज इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी, Right. विच इज व्हाट वी कॉल इज डेमोग्राफिक्स. Yes. कि यंग स्किल्ड लेबर फोर्स, राइट. आपके पास सिर्फ लोग हैं, इससे बेनिफिट नहीं होगा. कि अगर आप बोलेंगे हमारी जनसंख्या 20 करोड़ या 50 करोड़ है या 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, अगर वो स्किल्ड नहीं है, Right. सो यू विल नॉट बेनिफिट. Right. और उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है. सम कैपेबिलिटी हैज टू बी देयर. सो कंट्रीज कैपेबिलिटी इज बेसिकली डिवाइडेड इन 3 डायमेंशन, and the basic foundation of that is individual level capability. So one is that we have very skilled population, right? हमारे यहाँ पढ़ाई पे बड़ा इंपॉर्टेंस है और लोग काफी स्किलफुल है, लोग सीखते बहुत ज्यादा हैं. और अभी एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है डिजिटल पेनिट्रेशन के कारण, कि लर्निंग बहुत अच्छी हो गई लोगों की. लोग यूट्यूब देख के काफी कुछ चीजें सीख रहे हैं, राइट. और स्किल सेट का पर्कुलेशन हो रहा है डाउन द लाइन, विच अर्लियर वाज डिफिकल्ट. वो हम लोग कहते थे ना कि भाई आप गांव से आए तो आपको ये सब चीजें पता नहीं है. सही बात तो है. अभी लोगों को यूट्यूब देख के सब कुछ पता है. वो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उनको आइडिया है, राइट. तो वो जो एक बेसिक अवेयरनेस एक्सपोजर का जो गैप होता था, वो इंडिया में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. कई जगहों पे थोड़ा डेंजरस भी हो गया है, कुछ गलत एक्सपोजर भी हो रहे हैं, बट इट इज स्टिल गुड ऑन अ नेट बेसिस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन इज वेरी हाई. तो वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज है, राइट. So that is one part. So we have a very good skilled young population. So individual level capability हमने sort out कर रखा है, और उसमें improvement भी हो रहा है. आप जैसे देखिए प्राइवेट एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है. The second layer is enterprise level capability. अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, बड़े बिजनेसेस क्रिएट करने हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, so you need good capable enterprises. Right. Because to do big things, you need good large teams, right? Who understand management, complexity, project management across the field, right? So 2001 में जब 10 साल बाद लिबरलाइजेशन के, हमारे पास तब ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे डिफरेंट फील्ड में. बहुत ही कम कंपनियां थी इंडिया में जो बड़ी थी, सही बात, जिनको ये समझ था कि बड़े कामों को कैसे करना है. Right. पिछले 20-25 सालों में हमने अक्रॉस द सेक्टर्स बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कैपेबल वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइज क्रिएट किए हैं. सो आप चाहे तो फार्मा सेक्टर में देखिए, आईटी में देखिए, ऑटोमोबाइल में देखिए. फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि अभी ईवी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, राइट. ऑटोमोटिव में ज्यादातर कंपनियां जो जिनका हाई मार्केट शेयर है वो इंडियन कंपनीज हैं. सो आप 20 साल पहले ये नहीं सोच सकते थे. आपको लगता है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो कोई कोई फॉरेन कंपनी ही लेके आएगी, राइट. अगर आप आईटी में देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, तो इंडियन कंपनीज आर लाइक एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. हम लोग कई बार बात करते हैं, तो अगर आप किसी फॉरेन बैंक, स्पेशली वेस्टर्न बैंक के
आईटी डिपार्टमेंट के लोगों से बात कीजिए तो वो लोग बोलेंगे हम तो अभी 5 साल 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, राइट? इंडिया हैज मूव्ड ऑन, राइट, ऑफ कोर्स. तो वी हैव वर्ल्ड क्लास बैंक्स, वर्ल्ड क्लास इंश्योरेंस कंपनीज, आईटी कंपनीज, ऑटो कंपनीज, फार्मा कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड, इवन इन इंफ्रास्ट्रक्चर. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो अगर 2-2.5-3 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होता था तो इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपनीज के साथ जेवी करना पड़ता था. अच्छा, हाँ, राइट. कि भाई आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है इतना बड़ा ब्रिज बनाने की या ये रोड्स बनाने की एटसेट्रा. नाउ वी हैव दैट एक्सपर्टाइज. अब मैं किसी को ऐसा नहीं देखता. इंडियन कंपनीज हैव गेन दैट कैपेबिलिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, confidence level of everybody. So this is enterprise level capability, Makes right? sense. That you can, now we have world class companies Right. who understands how to execute larger things, right? The third layer or third dimension of capability in the government or the governance, quality of governance, right? So that has also improved a lot. Lot of things we have settled now. तो जब 1991 में हम लिबरलाइज हुए, ओपन इकोनॉमी बने, उससे पहले वर्चुअली वी वर क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट? सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, लीगल सिस्टम टू फाइनली कम टू अ कंक्लूजन कि ये नया सिस्टम कैसे चलेगा. तो अगर आप याद करिए तो बिटवीन 2000 टू 2014-15 देयर आर लॉट ऑफ कोर्ट केसेस रिलेटेड टू बिजनेसेस. Yes, there were. यू नो कि बिडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वेदर बिडिंग इज राइट और रॉन्ग, समथिंग शुड बी गिवन फ्री और नॉट, राइट? इन सब चीजों पे बहुत डिस्प्यूट हुए. Right. प्राइवेटाइजेशन पे बहुत डिस्प्यूट हुए. बहुत सारी चीजें कोर्ट में गई कि हमको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, राइट? तो उसके कारण भी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, जो अब हमने मोटा मोटा सेटल कर लिया है. तो डिस्प्यूट और लीगल केसेस तो अभी भी होंगे, बट ब्रॉडली नाउ वी हैव अंडरस्टूड. सो इवन एट अ गवर्नमेंट लेवल देयर इज नाउ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ कैपिटलिस्टिक सोशलिस्ट सिस्टम वर्क्स. हम थोड़े खिचड़ी है ना, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, Right. राइट? बट वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म. Right. तो ये कंफ्यूजन बहुत सारी कंट्रीज में नहीं होता है, बट हमारे साथ था और हम एक 100% सोशलिस्टिक माइंडसेट से आ रहे थे. तो इस पूरे सिस्टम को एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगा, और बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी उसके अपने पुश एंड पुल होते हैं, राइट? बट नाउ मोटा मोटा इट इज सेटल्ड. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर दैट वी नीड टू हैव अ कैपिटलिस्टिक अप्रोच एंड वी वांट टू रन a socialistic approach parallelly based on their own understanding. Makes sense. So that is very, very important from a mindset and clarity perspective on the capability of the governance. Legal system has been improved a lot. Right. The second thing is गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना इन गवर्नेंस. सो दिस डिजिटल एडॉप्शन ऑफ गवर्नमेंट इज फिनोमिनल. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. 3 years ago माय फादर स्टेज इन अ विलेज इन एमपी, जो मेरा नेटिव विलेज है, वहां रहते हैं वो. सो फ्रॉम द मेन टाउन इट इज 25 किलोमीटर अवे. उसके बीच में एक टोल है. तो जनरली एनएचएआई ये बोलता है कि अगर आप पास में रहते हैं और आप एक छोटी डिस्टेंस के लिए किसी टोल को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्योंकि वो टोल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो आपको एक पास देता है, मंथली पास. यू कैन मेक अ मंथली पास, अच्छा, विच इज वेरी चीपर. जी. तो उनको हर बार वो पास बनवाने के लिए, क्योंकि वो टाउन जाते थे, काम पड़ता था उनको, तो वो खड़े होते थे उस टोल पे. उनका एक ऑफिस होता था, वहां जाते थे. एंड ही इज एजेड, तो इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल. राइट. एंड देन आई रियलाइज 3 years ago कि एक्चुअली इट कैन बी डन ऑनलाइन. अच्छा, राइट. तो इफ यू हैव अ फास्टैग, आप एनएचएआई की एक वेबसाइट है, उस पे जाइए और अपना आप गाड़ी का नंबर डालिए. यू जस्ट हैव टू एंटर योर कार नंबर, राइट, एंड सेलेक्ट द टोल कि आपको इस टोल का पास चाहिए. वो नंबर से फास्टैग फेच कर लेते हैं. उस नंबर से उनको पता होता है कि आप इस शहर के हो, बिकॉज गाड़ी के नंबर में वो कोड है कि आप विच सिटी यू हैव बीन रजिस्टर्ड, राइट, एंड ऑटोमेटिकली दे विल जनरेट अ पास. अच्छा, ओके. So these things are something that we have done in technology and tech is, and the way government has adopted them is phenomenal. So they bring a lot of efficiency and productivity gain, right? So these 3 layers that we discussed, right? Individual level, enterprise level, and the government level, the capability has enhanced a lot. And that is the strongest foundation. Right? Understood. So we've understood on the capability front, but you said that there are 2 more C's. One is capacity and one is confidence. Correct. Let's talk about capacity for now. तो इंडिया की कैपेसिटी कैसे अच्छी हो रही है अभी? करेक्ट. सो कैपेसिटी के 2 डायमेंशन है. जैसे कैपेबिलिटी के 3 है, वैसे कैपेसिटी के 2 डायमेंशन है. वन इज योर फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड सेकंड इज योर फिजिकल कैपेसिटी. सो ग्रो होने के लिए आपको फिजिकल कैपेसिटी चाहिए, विच इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो यू नीड पावर, बिकॉज एनर्जी सोर्स इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर activity, right? And for economic activity, for growth you need economic activity, right? So you need energy. So energy, electricity, petroleum, fuel, etc. So there we have improved a lot.
और हम उसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में एक अवेयरनेस है। जैसे पहले मैं 25 साल पहले देखता था तो प्रोजेक्ट बहुत डिलेज होते थे, डिले आज भी होते, बट द डिलेज हैव बीन कंप्रेस्ड। नंबर 2, थिंग्स आर बिकमिंग मोर ऑर्डरली इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग, एग्जीक्यूशन एटसेट्रा, और हम बहुत जल्दी नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोलर बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, राइट, सो वी मूव्ड फ्रॉम थर्मल टू सोलर प्रीटी फास्ट, और अब हम हाइड्रोजन पे काम करने लगे। तो पहले हम लोग थोड़ा लेट अडॉप्टर होते थे, अभी इट्स बिकमिंग वेरी फास्ट। सो दैट इज वन थिंग ऑन द फिजिकल। वी आर कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज, अभी भी एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्शन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो कैपेसिटी इज नॉट एडिक्वेट स्टिल, बट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। पहली बार हम लोग के इतिहास में पोर्ट में हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। अच्छा, इंडिया में एक रेयरली इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी हो। तो आप अगर एग्रीगेट पोर्ट कैपेसिटी लीजिए तो इंडिया में एक्चुअली अभी स्पेयर कैपेसिटी है, एंड स्टिल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक मच मोर लार्जर सी पोर्ट्स। सो सी पोर्ट्स हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोस्ट पे हम एक बहुत बड़ा सी पोर्ट बना रहे हैं, विच इज लाइक लार्जेस्ट इन इंडिया, राइट। सो दैट इज ऑन द फिजिकल कैपेसिटी पार्ट। टेलीकॉम पेनिट्रेशन से बहुत ज्यादा कैपेसिटी बढ़ी है, हैज बिकम मच मोर इजियर टू गेट थिंग्स डन, राइट। अर्बन इंफ्रा पे काफी काम हो रहा है, वहां पे बहुत इनएडिक्वेसी है, एंड दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। द सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल कैपेसिटी। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल कैपेसिटी, राइट, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एटसेट्रा। देन यू हैव फाइनेंशियल कैपेसिटी। सो इंडिया इज अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री। हमारे पास, क्योंकि ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए, तो हमारे पास कैपिटल नहीं होती थी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि बीच में 2008 के बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और इनिशियल जो राउंड ऑफ कैपेक्स हुआ था उसमें बहुत ज्यादा एनपीएस हुए, राइट। तो बैंकिंग बैलेंस शीट वाज वेरी वेरी बैड, एंड नाउ इट इज रिपेयर्ड अ लॉट। तो अगर आप सारे बैंक्स के देखिए तो उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। और अभी आई होप, और जैसा हम देखते हैं, बैंक से बात करते हैं, मिलते हैं, तो जो हमारे पुराने प्रॉब्लम्स से जो उन्होंने लेसन लर्न किए हैं, सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू नॉट टू रिपीट देम दोज मिस्टेक्स। तो ये स्ट्रेंथ हमारी काफी दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है। साइक्लिकल प्रॉब्लम आती है, एनपीएस बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, बट वो जो मैसिव एनपीएस साइकिल आई थी वो आई थिंक शुड नॉट रिपीट, बिकॉज दे हैव लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दैट। वो सीखा हमने कि प्रोजेक्ट को कैसे फंडिंग करना है, किस तरीके से इक्विटी पार्टिसिपेशन करना है। आईबीसी से बहुत बड़ा हेल्प हुआ है, राइट। आईबीसी हैज हेल्प लॉट इन रिजोल्यूशन एटसेट्रा, टेकिंग प्रॉब्लम्स टू सोल्यूशन स्टेज वेरी फास्ट, क्योंकि पहले बहुत दिनों तक वो इस स्टेज में ही नहीं आते थे जब आप ये कहते थे कि ये प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, आईबीसी वाज अ बिग प्रॉब्लम बिफोर 2015। या, सो दैट इज फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑन द क्रेडिट साइड। दूसरा इज रिस्क कैपिटल अवेलेबिलिटी। So now we have private equities. Almost every global big brand in private equity is present in India. Plus Indian equity participation from investors have gone up. तो जो risk capital होता है, जो equity होती है, उसका भी availability बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. And that is very very important. Understood. Because you just don't need debt. You need debt, but that just doesn't suffice. Right? So you also need risk capital, which is equity. Okay. So that is also now coming in. So ये financial capacity हो गई हमारी. Right? So these are again one very strong pillar for the growth. You need capacity, and both side, both dimension, physical capacity and financial capacity has improved a lot. Understood. So now we have one C left, which is confidence. Yeah. And confidence almost seems psychological, because it's not like capacity and capability is more sort of to do with the economy. Confidence seems psychological. So I'm actually very interested to know कि confidence क्या है exactly, and how will confidence help India reach the next stage? Correct. So what is confidence, right? The basic tenet of confidence is कि one, you can take risk, right? You believe in yourself that yes, I can do better, and you take that risk, right? तो investment, जैसे business में हम investment करते हैं, country में investment करते हैं बड़े, so that comes out of confidence, that risk taking ability, right? The second thing is your ability to go through difficult times. That is also a function of confidence. So confidence like has two legs, right? So if you look at last 20 years, हमने जब शुरुआत की थी लिबरलाइजेशन के बाद इन्वेस्टमेंट करने की, तो गवर्नमेंट के पास जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से वो छोटे छोटे कैपेक्स करते थे। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो देयर इज अ प्रोजेक्ट, उसके बीच में एक पहाड़ है, एंड इट वाज वन ऑफ द वेरी मार्की प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो एक एक्सप्रेसवे बन रहा था, और क्वेश्चन ये था
कि उस पहाड़ पे टनल बनाई जाए या रोड बनाई जाए. Right. सो टनल बनाने की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी, राइट. आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज क्लोजर टू 20% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. Okay. तो अब सरकार को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हम इतना पैसा रिकवर कर पाएंगे, और इट वाज नॉट अ बिग प्रोजेक्ट. 3,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था, 3-3,500 करोड़ के आसपास का. तो उस समय गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ये टनल नहीं बनाते हैं, बिकॉज इट कैन बिकम टू कॉस्टली. अच्छा. सो दे मेड द रोड. एंड आप पहाड़ में आपको चढ़ना है, उतरना है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. कमर्शियल जो ट्रक्स होते हैं स्लो हो जाते हैं, एटसेट्रा. दैट रोड बिकेम एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल रोड इन इंडिया Right. ओवर पीरियड ऑफ टाइम. Okay. सो अब उस पे टनल बन रही है, बिकॉज नाउ अच्छा, ट्रैफिक टनल हैज भी बन गॉन. रही है, तो रोड बनने के बाद अब टनल बन अब टनल बन रही है, राइट. एंड टनल की कॉस्ट अब 5 गुना हो गई है. अच्छा. Okay. बट वो उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इसको रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, राइट. Right. एंड नाउ यू लुक एट, सो गवर्नमेंट इज नाउ मेकिंग 1 लाख करोड़ प्रोजेक्ट्स, राइट. दिल्ली मुंबई के बीच में ऑलरेडी रोड्स हैं. ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट ड्राइव टू फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, बट गवर्नमेंट इज मेकिंग अ न्यू अलाइनमेंट. सो अभी बहुत सारे न्यू अलाइनमेंट बन रहे हैं, एंड दे आर कॉस्टली प्रोजेक्ट, बट गवर्नमेंट हैज कॉन्फिडेंस नाउ ऑन ग्रोथ एटसेट्रा. BOT ऑपरेटर जो हैं, दे हैव कॉन्फिडेंस कि यस दिस कैन मेक मनी फॉर देम. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. एंड फॉर ग्रोथ यू नीड इन्वेस्टमेंट, राइट. यू नीड टू इन्वेस्ट इन कैपेसिटीज. सिमिलरली अगर इन्वेस्टर्स के लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो रिस्क कैपिटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. सो नीड दैट कॉन्फिडेंस. यू विल नॉट हैव प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट. तो उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस दिस कंट्री विल ग्रो एंड वी विल मेक मनी आउट ऑफ इट. सो दैट कॉन्फिडेंस लेवल हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, राइट. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ. Makes sense. हम कहते हैं ना एनिमल स्पिरिट. Right. सो इट्स लाइक एग्जेगरेटेड वर्जन ऑफ कॉन्फिडेंस, Of course. राइट. वो एनिमल स्पिरिट थोड़ी जरूरी होती है, अदरवाइज यू डोंट इन्वेस्ट, राइट. यू डोंट टेक रिस्क. Makes sense. So that is very very important. The second thing is your ability to go through pain. So अगर आप 2001 से लेके अभी तक का हिस्ट्री देखिए तो हर क्राइसिस, और क्राइसिस होती रहती है दुनिया में, राइट. ग्लोबली कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा उसके लिए सेंसिटिव होते थे. जी. तो हमारे यहाँ बहुत असर पड़ता था, हर चीज पे असर पड़ता था. करेंसी डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ फंड्स गोइंग अप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गोइंग अप, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाते थे, राइट. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जैसे जैसे इंक्रीमेंटल क्राइसिस देखिए तो हमारी एबिलिटी टू हैंडल देम हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, Right. So a lot of people don't realize. So between 2016 and 19, we saw 2 big bankruptcies. 2 बड़ी NBFC जो लगभग 1 लाख करोड़ की बैलेंस शीट साइज थी, DHFL और ILFS, राइट. उन दोनों की हमने बैंक्रप्सी देखी एंड वी डाइजेस्टेड इट. पेन हुआ सिस्टम में बट वी डाइजेस्टेड इट. Right. एंड देन वी वेंट थ्रू कोविड, राइट. एंड देन वी केम आउट ऑफ इट वेरी सून एंड very, let's say, being very strong. Which is interesting because some of our neighbors have not come out so well. I would Correct. argue, right? So, Most of the countries actually not came out, and जितनी भी कंट्रीज बाहर आई हैं उनको बहुत बड़ा फिस्कल बूस्ट देना पड़ा, राइट. इफ यू लुक एट US और यूरोप, और उसके अभी तक रिपरकशंस चल रहे हैं जो इन्फ्लेशन ऊपर है ये. तो विदाउट फिस्कल बूस्ट दे कुडंट कम आउट, एंड वी केम आउट विदाउट अ वेरी वेरी ह्यूज फिस्कल बूस्ट. हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा था, 8% तक गया था, बट देन गवर्नमेंट वाज एबल टू रिड्यूस इट. एंड ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं थी कि बैंक्रप्सीज हुई. सो इनफैक्ट कोविड यू कैन से वाज बॉटम ऑफ एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम इन बैंक्स. एक्चुअली उसके बाद से हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव ही होती जा रही है, राइट. बेनिफिट देने हुए थे उनको, थोड़ा सा 2 साल का मोरेटोरियम मिला था, बट स्टिल वी सर्वाइव्ड. जितनी हमसे उम्मीद थी हमने उससे अच्छा कोप अप करके दिखाया उस क्राइसिस से, राइट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीइंग अ स्मॉलर कंट्री in terms of economic size, having a reasonably high fiscal deficit in history, और import dependent, हमारी एनर्जी का डिपेंडेंस, एनर्जी इंपोर्ट का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था. हम बड़े वल्नरेबल थे और इसीलिए सभी को डर लगता था इंडिया में कि कभी भी क्राइसिस होता है और इनकी हालत खराब हो जाती है. सो वी आर लाइक वन ऑफ द फ्रेजाइल्स. नाउ वी आर नॉट दैट फ्रेजाइल, राइट. सो दैट इज ए फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस and it boosts the confidence level, right. So a case in point is that now our economy has grown. So जो हमारा as a percentage of overall deficit, current account deficit जो है, उसमें अगर आप ऑयल का प्रोपोर्शन देखिए तो बहुत कम हो गया है. तो अब ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने से हमको इतना ज्यादा कोई, बहुत ऊपर चले जाए तो हमको इतना ज्यादा कोई बहुत पेन नहीं, पेन होता है ऑफ कोर्स, इट्स अ कॉस्ट, बट हम उतने वल्नरेबल नहीं रहे हैं. सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिवली, and these qualities will drive a quantitative output. Understood. So India has the 3 C's for economic success. But coming back to multi-cap, yes. So now that we align कि India is poised for structural growth, why is the multi-cap category the best way to capitalize on India's growth?
या सो एज आई सेड कि एक तो ये है कि फाइनेंशियल डिसीजंस में हम लोग जनरली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस आर जनरली लाइक relative decisions, right? And our mind is attuned to take only relative calls. हम एब्सोल्यूट कॉल नहीं ले पाते, हमारे ब्रेन की ये बड़ी एक लिमिटेशन है. तो इसीलिए लोग फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ा आलसीपना करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हो बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव कैलकुलेशन, राइट, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्क वोलेटिलिटी. तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऑप्शन है, लेकिन मल्टी कैप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको सारी चीजें एक एश्योर्ड फॉर्मेट में एक साथ देता है. सो दैट इज फर्स्ट बेनिफिट. नाउ कमिंग टू की व्हाई फॉर इंडिया ग्रोथ स्टोरी मल्टी कैप इज द वन ऑफ द बेस्ट वे to ride through it is you get exposure across the market. Yes. और जब ग्रोथ होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक सेगमेंट में ही ग्रोथ हो. So you will have smaller companies doing very well, mid cap companies doing very well, and as I was explaining earlier कि बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं आज जो केवल और केवल स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में है. They are not present in large cap space. Right. So that is very important कि you benefit. प्लस जब कोई इकोनॉमी एक स्टेजेस को क्रॉस करती है, जैसे हम कहते हैं कि $2,000 पर कैपिटा इनकम या $5,000 या $4,000 पर कैपिटा इनकम जब आप क्रॉस करते हो तो आपका पूरा कंजम्पशन पैटर्न बदल जाता है, राइट, और आपकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है. सो उसके कारण भी नए नए बिजनेसेस क्रिएट होते हैं जो जनरली आपको स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में मिलते हैं, राइट, वो आपको लार्ज कैप स्पेस में नहीं मिलेंगे बिकॉज कंपनीज कम टू रेज कैपिटल इन अर्ली स्टेज. तो इसलिए आपको ये बेनिफिट होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट में आप सारे सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर मिलेगा. एंड सेकंड थिंग इज कि आपको एक डिसिप्लिन्ड एक्सपोजर मिलेगा, राइट, बिकॉज़ ऑफ 25% each in large cap, mid cap and small cap. Yes, and as I said, it is very important to stay in the market. So time in the market is more important than timing the market. Right. तो इसमें आपको एश्योरेंस है कि आपको स्मॉल कैप एक्सपोजर भी है, इतना मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है. सो यू नो दैट इफ यू थिंक नेक्स्ट 5-10 year व्यू, देन दिस इज वन प्रोडक्ट वेयर यू विल गेट ऑल एक्सपोजर्स एंड यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट. मेक सेंस. सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर आंसर है कि इंडिया में विनर्स कैन इमर्ज फ्रॉम एनीवेयर एंड देयरफॉर यू नीड अ वेरी diverse portfolio, including large cap, mid cap, and small cap, and multiple sectors to sort of benefit from that growth. Yes, and another point is कि in mid and small caps generally long-term investment pays off better. Right. थोड़ा उसमें रिमेन इन्वेस्टेड होना पड़ता है, right. और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत ज्यादा चर्न कर पाएं बिकॉज बिजनेस को थोड़ा ग्रो करने में, बड़ा होने में, अच्छा वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लगता है. तो अगर आप इस प्रोडक्ट में हैं तो यू विल ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड बिकॉज एक मिनिमम एलोकेशन है, राइट. तो एज अ फंड मैनेजर आई विल कीप एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप, सो आई विल रिमेन इन्वेस्टेड. सो दैट बेनिफिट यू गेट ऑफ कंपाउंडिंग एंड वेल्थ क्रिएशन. सो बेसिकली वी हैव नाउ अंडरस्टूड कि मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू Grow Multi-Cap Fund, how will we manage the Grow Multi-Cap Fund? So we have a investment philosophy. तो हमने जब इस बारे में सोचना शुरू किया कि हमको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो we went to first principle of investing, right? कि what is the objective of investing in equities? तो you want compounding because equity में compounding का potential सबसे अच्छा होता है, right? If you look at history, कि equity gives you very high probability of compounding. Right. Of course, there are risks, but still, on a average basis, equity gives you compounding. तो जब हमारा objective compounding है, तो next question comes कि how we achieve more sustained compounding and the best compounding, right? A potentially higher rate of compounding. क्योंकि वैसे ही आपको investment डिजाइन करना because this is the objective, and equities are great because of this factor. तो फिर हमने ये सोचना चालू किया कि compounding किस चीजों से ड्राइव होती है, क्या ऐसे फैक्टर होते हैं किसी कंपनी में या किसी स्टॉक में जिससे उनकी कंपाउंडिंग बेहतर होती है, कंसिस्टेंट होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है. बिकॉज कंपाउंडिंग का वंडर ये है कि आप उसको जितने ज्यादा समय तक करिए उतना बेटर होता है, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट आता है. राइट, इट इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, राइट. तो आप ये चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा समय तक कंपाउंड करे, तो हम ये चाहते हैं कि फिर आपकी कंपनी या आपका स्टॉक ऐसा हो कि वो ज्यादा समय तक आपको कंपाउंडिंग दे, एक हायर रेट पे कंपाउंडिंग दे, उससे बेनिफिट हो जाएगा. आप थोड़ा सा भी हायर रेट कर पाए तो उससे बहुत बेनिफिट हो जाता है, राइट. तो जब हमने ये सब, अब आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो व्हाट वी कॉल इज QGARP, राइट, क्वालिटी एंड ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस. तो हमने ये समझा कि इक्विटी की कंपाउंडिंग के लिए 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1, क्वालिटी ऑफ द कंपनी, नंबर 2, उसका ग्रोथ पोटेंशियल, और नंबर 3, वैल्यूएशन. ये तीनों मिलके आपको, इनका अगर आपके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन हो, मोस्ट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आपको मिलता है अगर, तो इससे आपकी कंपाउंडिंग मैक्सिमम होने का पोटेंशियल है, राइट.
नाउ लेट्स टेक वन बाय वन कि एक हर फैक्टर कैसे कंपाउंडिंग को, let's take it one by one. So how do we define quality? करेक्ट. सो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग को क्वालिटी कैसे इम्पैक्ट करती है. Right. राइट. तो आप दो चीजें कंपाउंडिंग में चाहते हैं, एक कि आपका समय लंबा हो, नंबर दो कि आपका कंपाउंडिंग का रेट हायर हो. ये आपका ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट, इक्विटी के लिए. तो हाउ क्वालिटी ऑफ अ कंपनी इम्पैक्ट्स दिस. सो क्वालिटी हम किसको कहते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी, राइट. सो क्वालिटी के दो एस्पेक्ट हैं, दो डायमेंशन है. एक है मैनेजमेंट का क्वालिटी और दूसरा है उसकी बैलेंस शीट की क्वालिटी, राइट, और फाइनेंशियल क्वालिटी. सो मैनेजमेंट की क्वालिटी में हम दो चीजें देखते हैं, एक उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरा उनकी खुद की इनहेरेंट कैपेबिलिटी, Right. जो आती है कि उनका एग्जीक्यूशन कैसा रहा है. जैसे अगर कोई कंपनीज, किसी कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लगते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो उनकी इफिशिएंसी क्या रही है, जी, राइट, या उनका मार्केट शेयर गेन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इनहेंसिंग उनका साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी या उनका जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है ग्रोथ की, उसको बढ़ाने का कैसा एग्जीक्यूशन रहा है. ये हम देखते हैं मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी में. और उससे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड. अगर कोई कंपनी अच्छा भी कर रही हो, उसका बिजनेस अच्छा हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही हो, लेकिन अगर गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा तो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट नहीं होती, राइट, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं करते हो. और इक्विटी इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट, तो फिर वो मल्टीपल पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है अगर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है. सो वी स्टार्ट विद गवर्नेंस, देन वी ट्राई टू सी द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट. तो एज आई सेड, उनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल एलोकेशन, उनका मार्केट शेयर गेन एटसेट्रा, इंक्रीजिंग द फनल ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट. ये सब चीजें हम उनके एनालाइज करते हैं कि पास्ट में लोगों ने कितना अच्छा काम किया है. दैट ड्राइव्स फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, राइट. तो ये क्वालिटी हो गई. नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज कंपाउंडिंग के लिए जरूरी ये है कि आप अच्छा काम करें, और उसमें ये मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी और क्वालिटी गवर्नेंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय कैपेबिलिटी. राइट. तो अगर ये नहीं है तो फिर हमारा जो दूसरा फैक्टर है ग्रोथ, वो नहीं आएगा. बिल्कुल, राइट. द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी इज फाइनेंशियल क्वालिटी. जी. सो यू वांट प्रॉफिटेबल ग्रोथ, यू वांट स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स, जहां पे वो धीरे धीरे, क्योंकि आप लंबे समय तक कंपाउंडिंग चाहते हैं, तो लंबे समय तक आपके पास अगर स्केलेबल बिजनेस मॉडल नहीं है तो थोड़े दिनों बाद उसकी ग्रोथ कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, राइट, राइट. So quality business is one which can be scaled, right, over a period of time. And the second is profitable business model. Equity wealth creation में या equity के valuation में, value creation में, long term में growth के साथ साथ, I would say growth से ज़्यादा important is a factor called ROE, return on equity. Interesting. Right? And that is most important parameter of quality. उसमें सब कुछ समाहित है, it contains everything. Right. मतलब जो आपका crux of any business is ROE. What is ROE, sir? Let me read. So basically ROE is net कि मैंने बिजनेस में कितना इक्विटी इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. वन, इफ यू आर अ लो ROE कंपनी तो आपकी ग्रोथ कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि आप सरप्लस नहीं जनरेट कर रहे हैं जी. और ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो या तो आप डाइल्यूट करिए या आप लिवरेज करिए. लिवरेज की भी एक लिमिट है और बहुत हाई लिवरेज में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कंपनीज में, राइट, बिकॉज अगर बुरा समय आया तो आपका लिवरेज कैन गो अगेंस्ट यू, राइट. सो इसीलिए हाई ROE कंपनीज अच्छी होती हैं. इनहेरेंटली हाई ROE ये बताता है कि आपके पास प्राइसिंग पावर है, राइट, और आप बहुत इफिशिएंट हो. सो दैट इज वन मोर वेरी गुड इनपुट फॉर ग्रोथ. राइट. और जब आप हाई ROE आपके बिजनेस में होता है या किसी कंपनी में होता है तो आपको बुरे समय में एक स्ट्रेंथ मिलती है. यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, क्योंकि अगर आप हाई ROE कंपनी हो तो आपको कैपिटल रेज करने की बहुत जल्दी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपकी बैलेंस शीट कभी वल्नरेबल नहीं होगी, राइट. तो अगर आप हिस्ट्री देखो तो हमेशा हाई ROE कंपनीज का मल्टीपल ज्यादा होता है जी, और उनका मल्टीपल एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है जी. कई बार ऐसा होता है बुल मार्केट्स में कि लो ROE कंपनी को अगर वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो उसको मल्टीपल ज्यादा मिलता है, बट जनरली मैंने ये देखा है कि वो सस्टेन नहीं करता है. राइट. और दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सस्टेनेबल ROE. तो कंपाउंडिंग से हम शुरू हुए थे. अगर आपकी ROE ज्यादा है तो विदाउट डाइल्यूशन यू कैन कंपाउंड फॉर लॉन्गर, तो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा होता है, राइट, राइट. सो दैट इज व्हाई ROE becomes very very important for an investor, and we make it a very important parameter in our stock selection, right. So this becomes quality of the business in terms of quality of management and quality of business, right. Coming to the second factor, which is growth. Yeah. So essentially, we all know that growth is important. So I would like to understand from you ki why is growth important first of all, and then how do we capture growth, because that is also very important, right? Correct. So if we know that growth is important, but how do we capture companies that will grow in the future? Yeah. So one is growth is important, but just to
conclude the quality part of it associated Sure, with of it कि quality growth is more important than just growth. Right, of course. Because क्या है, लंबे समय तक अगर आपको ग्रो करना है और अगर आपके पास क्वालिटी बैलेंस शीट, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, तो जब बुरा समय आएगा, साइकिल खराब होगी, तो उस समय आपके पास बैलेंस शीट में बड़ी दिक्कत होगी और आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम होगी, राइट? तो आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगी. सो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा कम रेट पे कंपाउंड करें, बट आपकी कंपाउंडिंग कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी और ब्रेक नहीं होगी, राइट? And you can compound for a longer duration. Right. So that is why quality growth is important, and that is why we call it Q-GARP. Right. तो हम सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, Right. right? We need a quality growth. Now, why growth is important is because of once again compounding. कि अगर कोई बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी ROE है, बट उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप अपने अर्निंग्स को कंपाउंड नहीं कर पा रहे हैं. सो इवेंचुअली फिर आपकी इक्विटी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, राइट? तो इक्विटी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है और जो उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ा वंडरफुल एस्पेक्ट है कि इसमें कंपाउंडिंग का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास, राइट? इफ यू गेट अ गुड बिजनेस, गुड प्रमोटर, देन यू कैन कंपाउंड एट अ वेरी गुड रेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो इक्विटी वैल्यू क्रिएशन के लिए दैट इज वाई growth is important, otherwise your compounding gets restricted. Understood. But quality growth, Of course, makes sense. In terms of the third factor, which is valuation, how do we look at valuation? First of all, why is valuation important, and how do we judge valuation? How do we find out the undervalued companies in the market? correct. So जैसा हमने शुरू किया था कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कंपाउंडिंग, Right. कि अगर हमको अच्छी कंपाउंडिंग चाहिए तो आपको ये तीन फैक्टर चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए और वैल्यूएशन. सो वैल्यूएशन इज योर एंट्री पॉइंट फॉर फर्दर कंपाउंडिंग. Right. तो अगर आप हाई वैल्यूएशन पे हैं और आपकी कंपाउंडिंग अगर एक रेट से हो रही है, अगर आपने लो वैल्यूएशन पे एंटर किया और सेम रेट से हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर वेल्थ क्रिएशन इन अ लो वैल्यूएशन सिचुएशन इज हायर, Of course. Right. right? So because your entry point may be higher, and that is why you will have a lesser compounding of your wealth, and that's because of that valuation becomes important. Second thing is कि अगर आप अच्छे valuation पे जाते हैं तो आपके पास margin of safety होता है, and equity is very volatile because sentiment change होता है, तो without any change in earning या macro market बहुत ज्यादा गिर जाता है, बिल्कुल. right? हमने देखा है पिछले 2-3 महीने में ऐसा कई बार हुआ है कि सेंटिमेंट चेंज हुए और मार्केट में अच्छा क्रैश आया. Yes. तो अगर आपका वैल्यूएशन एंट्री पॉइंट अच्छा है तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो योर एबिलिटी टू गो थ्रू दीज शॉक्स ऑफ फॉल, सेंटिमेंट चेंज, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, वो काफी अच्छा हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है. सेकंड इज कि व्हेन यू हैव अ वैल्यूएशन पैरामीटर इन योर माइंड, तो आप हमेशा आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है पोर्टफोलियो में कि यहाँ पे अभी वैल्यूएशन लुक्स वेरी रीजनेबल, या लेट्स से कैप्चरिंग ऑल ग्रोथ पोटेंशियल, तो अब यहाँ कंपाउंडिंग कम हो गई है या पोटेंशियल ऑफ कंपाउंडिंग कम हो गया आपके इन्वेस्टमेंट का, तो अब आप ऐसा स्टॉक देखिए जहां पे आपको ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है. Right. तो जब आप वैल्यूएशन ध्यान में रखते हो तो आप थोड़ा कंपाउंडिंग बेटर कर पाते हो. Makes sense. सो बहुत सारे लोग बाई एंड होल्ड भी करते हैं, राइट? एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन ऑल्सो मेक सेंस, Right. बट उससे थोड़ा आपको एज हो जाता है इफ यू कीप वैल्यूएशन इन माइंड, एंड ऑल्सो यू कैन गेट बेटर कंपाउंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट, Makes राइट? sense. सो दैट इज वाई ऑल दीज थ्री थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ कंपाउंडिंग. Understood. So I've understood what is Q-GARP, and but now the thing is कि multi cap में large caps भी हैं, mid caps भी हैं, small caps भी हैं. So how does your portfolio construction differ for let's say large caps and mid caps and small caps? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो लार्ज कैप में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप करते हैं, Right. और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में केवल बॉटम अप करते हैं, Understood. राइट? और दोनों तरफ से हम उसको क्यू-गार्प यूज करके करते हैं. तो तो आप जनरली बोल रहे हो कि Q-GARP के भी दो parts हैं, one is top down for Yes. large caps and one is bottom up for mid and small caps. करेक्ट, So let's focus on top down approach for large caps. How does that happen? करेक्ट. सो द टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट्स विद सेक्टर सिलेक्शन, कि इन लार्ज कैप्स वी हैव लेट्स से मल्टीपल सेक्टर्स. सो फर्स्ट वी जॉट डाउन कि हमको किस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, राइट? लार्ज कैप जनरली आर डिस्कवर्ड स्टॉक्स, तो उसमें री रेटिंग, डी रेटिंग इज जनरली ड्रिवन बाय अर्निंग अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स, Right. right? So we broadly look at sectors and then we jot down कि which sectors are seeing high growth potential relative to others. And second is where upgrades can happen, where downgrades can happen. Right. तो हमारी कोशिश ये होती है कि जहां पे अर्निंग अपग्रेड्स होने वाले हैं आगे, और जहां पे हमको वैल्यूएशन ऐसा लगता है कि या तो ठीक है या थोड़ा री रेटिंग का पोटेंशियल है या एटलीस्ट ये मल्टीपल सस्टेन करेगा, हम वहां पे ज्यादा ग्रेविटेट होते हैं पोर्टफोलियो में. तो दिस इज अवर टॉप डाउन अप्रोच, राइट? Makes sense. Once we have figured out sectors by using top down में थोड़ा इकोनॉमी, ग्लोबल, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लेट्स से आईटी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो उसमें हम थोड़ा यूएस की इकोनॉमी भी देखेंगे, वहाँ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है. तो इसमें ये टॉप डाउन इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज लार्ज कैप्स में दिस ड्राइव्स लॉट ऑफ री रेटिंग एंड डी रेटिंग अंडरस्टूड एंड पोटेंशियल ऑफ अर्निंग ग्रोथ अपग्रेड एंड डाउनग्रेड, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लार्ज कैप्स में. मिड कैप स्मॉल कैप में भी इंपॉर्टेंट होता है बट वहाँ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट. सो दैट इज वाई देयर वी डू प्योर बॉटम अप. Once in large caps, we have decided on sectors based on our top-down understanding, predominantly based on economic factors driving upgrade, downgrades or de-rating, re-rating. Then we go to stock selection. Stock selection में हम थोड़ा bottom up करते हैं. Okay. कि अगर हमको कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे रिलेटिव वैल्यूएशन वर्सेज रिलेटिव ग्रोथ, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है. कि अगर आईटी में हमारे पास 5 ऑप्शन है, राइट, तो ABCD, विच वन लुक्स बेटर इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड डाउनग्रेड पोटेंशियल या डी रेटिंग री रेटिंग पोटेंशियल. And then we built up the position over there. We select that. Now coming to mid and small cap, there we do pure bottom up. Okay. छोटी कंपनीज होती हैं तो इन पे मैक्रो इन्वायरमेंट का असर होता है. बट जनरली बिकॉज आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज थोड़ा लंबे समय के लिए लेते हो, क्योंकि उनके बिजनेस को प्ले आउट होने में टाइम लगता है, वैल्यूएशन डी रेटिंग री रेटिंग में टाइम लगता है. तो कोशिश ये होती है कि आप ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट करो जिसमें मैक्रो इन्वायरमेंट का असर थोड़ा कम हो, उतनी सेंसिटिविटी नहीं हो. इवेंचुअली असर तो होगा बिकॉज आप एक मैक्रो इन्वायरमेंट इकोनॉमी में है तो आपको इम्पैक्ट तो होगा ही, बट हम कोशिश ये करते हैं कि सेंसिटिविटी कम हो. तो उसके लिए हम प्योर बॉटम अप अप्रोच लेते हैं. सो वी लुक एट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, then how the business cycle is panning out, and then we look at valuation. Right? तो इसमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है रिस्क एसेस करना. क्योंकि बहुत ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज बड़ी नहीं हो पाती, दे आर वल्नरेबल, राइट, दे आर स्मॉल. तो हर चीज पे क्वेश्चन मार्क है, whether they will be able to get right talent, etc., capital cycle. So अगर हम इसमें निगेटिव रिस्क को ज्यादा कंट्रोल करें, so it becomes better over long period of time. Okay. So we don't take first two risks, that is business risk and promoter risk or management risk. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप ये दोनों रिस्क लेते ही नहीं है तो मिड एंड स्मॉल कैप में आपकी कंपाउंडिंग अच्छी होती है. समझ गया. बिकॉज दीज टू रिस्क मेक मिड एंड स्मॉल कैप्स वेरी वेरी वल्नरेबल टू साइकिल्स. अंडरस्टूड. राइट. तो आपका अच्छा बिजनेस होना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा या एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन या उनका फ्री कैश फ्लो. जनरली ग्रोइंग होते हैं तो फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छे नहीं होते, बट एटलीस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए. द सेकंड इज अच्छा आरओई होना चाहिए, स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, या उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी बढ़ा पाए. राइट. सेकंड थिंग इज मैनेजमेंट का क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दीज थिंग्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज एंड दे ड्राइव लार्ज पार्ट ऑफ योर कंपाउंडिंग. क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में डी रेटिंग री रेटिंग से बहुत पैसा या तो बन सकता है या आप खो सकते हैं. तो जनरली री रेटिंग से ज्यादा पैसा बनता है. राइट. एंड दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस. देन वी असेस द साइकिल, द बिजनेस साइकिल, कि वो साइकिल के किस फेज में है, एंड देन वी काइंड ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन डायनामिक्स. तो सर मैं समझ गया कि टॉप डाउन और बॉटम अप का अप्रोच कैसे अलग अलग है. But if I had to question that, what is the timing? And from timing, I mean, do we do active portfolio management or do we have a buy and hold approach? And does that even change for large caps and mid caps and small caps? That's a good question. So in large caps, we have a combination, right? So we have in certain cases where we feel कि businesses बहुत अच्छे हैं और इनमें अच्छा लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है, तो हम थोड़ा बाय एंड होल्ड अप्रोच करते हैं. तो व्हाट वी कॉल इज कोर पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, राइट. उसको हम बहुत ज्यादा छेड़ते नहीं है. थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन वी आर स्टिल ओके, बट देयर आर अदर पार्ट्स इन लार्ज कैप व्हिच आर a bit, they have a cycle of re-rating and de-rating, depending on earning upgrade and downgrade, right? So there we try to time the positioning, sizing, depending on this upgrade downgrade cycle. Understood. So there would be churn, and depending on situation ये composition change होता रहता है कि हमारे पास स्कोर कितना है या जो साइक्लिकल पोर्टफोलियो है वो कितना है, डिपेंडिंग ऑन कि हमको कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है, राइट. But generally we keep core as it is. Understood. So you also mentioned risk अभी. Yeah. How do you manage the entire risk of the portfolio? करेक्ट. तो देखिए कोई भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें एक्चुअली रिस्क 4 मेजर सोर्स से आता है, राइट. द फर्स्ट वन इज योर मैनेजमेंट रिस्क और द प्रमोटर रिस्क, दैट वी जनरली डोंट टेक. Yes, mentioned. So we just completely avoid it. देन सेकंड इज बिजनेस रिस्क, कि अगर इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ बिजनेस खराब है तो वो कभी ना कभी प्ले आउट हो जाएगी, स्पेशली इन अ बैड टाइम, राइट. उसका डी रेटिंग बहुत फास्ट होगा, वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो भी हम नहीं लेते हैं. सो जनरली वी प्रेफर कि वी बाय गुड बिजनेसेस, राइट. तो ये दोनों रिस्क से हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक सिलेक्शन लेवल पे ही बहुत ज्यादा रिस्क मैनेज हो जाता है. अंडरस्टूड. द थर्ड रिस्क इज द बिजनेस साइकिल रिस्क, कि वेदर द साइकिल में गोइंग टू डाउन टर्न और अप टर्न, राइट. सो वी ट्राई टू असेस इट
with our capability, research, etc. But generally कभी बहुत 100% हम सही नहीं हो पाते हैं. तो इसके लिए हमको इसको मैनेज करना पड़ता है along with valuation. राइट. तो ये दोनों एक ऑप्टिमाइजेशन में चलते हैं, वैल्यूएशन एंड बिजनेस साइकिल. तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम बिजनेस साइकिल पे हमारे पास क्लियर कॉल नहीं है, तो फिर हमको वैल्यूएशन में कंफर्ट चाहिए. राइट. एंड देन अकॉर्डिंगली वी साइज इट अप. अच्छा. तो जहां दोनों में कंफर्ट है, बिजनेस साइकिल एंड वैल्यूएशन, तो उसको साइज अप करते हैं. जहां हमको लगता है कि जैसे जैसे वो कंफर्ट कम हो रहा है, तो हम उसको साइज डाउन करते हैं या उसको पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देते हैं. राइट. सो दीज आर ब्रॉडली वेज फॉर अस टू मैनेज द रिस्क. वी जनरली डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट. राइट. तो प्योरली फंडामेंटल ड्रिवन अप्रोच रखते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में. एंड मिड एंड स्मॉल कैप में भी ये 4 फैक्टर्स से ज्यादातर रिस्क मैनेज हो जाते हैं. मेक सेंस. ठीक है. सो वी अंडरस्टूड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. वो जो 25% बचा हुआ है, दैट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, हाउ डू वी एलोकेट दैट? सो आवर आइडियल टारगेटिंग वुड बी दैट वी आर इवनली प्रोपोर्शनेट, राइट, across all the market caps. राइट. But we would use this flexibility for our favor depending on how we are understanding and हम कब हमको सही भाव पे, सही वैल्यूएशन पे कहाँ ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है, राइट, फंडामेंटली डिपेंडिंग ऑन अर्निंग साइकिल एटसेट्रा. तो उसको मूव करते रहेंगे. अदरवाइज काइंड ऑफ इवनली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. सो इट वुड बी लाइक ट्रू टू मल्टी कैप अप्रोच. मेक सेंस. ठीक है. सो यू मेंशन्ड ग्रोथ अ कपल ऑफ टाइम्स. आई एम आल्सो क्यूरियस राइट नाउ. सो अभी इंडिया में व्हाट आर द पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ that you see? So actually इंडिया में बड़ी अच्छी चीज है कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, राइट, बट स्टिल यू कैन हैव पॉइंट आउट सम काइंड ऑफ थिंग. राइट. सो वन ऑफ द थिंग इज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी व्हिच इज बेसिकली ड्रिवन बाय सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो पिछले 20-25 सालों में हमने जो अचीव किया है, मे बी इन फार्मा, आईटी एटसेट्रा, उसके कारण ग्लोबल मार्केट में एक हमारा अच्छा ब्रांड बना है. Right. So even smaller companies are now being recognized as a good supplier. So उससे मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ आ रही है. सर्विसेज में तो काफी ग्रोथ हो रही है. एक्सपोर्ट्स में वी आर सीइंग ग्रोइंग नंबर डे बाय डे, राइट. सो दैट इज वन, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज. एंड प्लस दिस होल द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, चाइना +1 etc. So that is also kind of giving a push to this opportunity. Right. Yeah. So that is one export opportunity that we are targeting. The second thing is प्रीमियमाइजेशन इन कंजम्पशन. सो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होती है, आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है, राइट, एंड यू स्टार्ट कंज्यूमिंग बिट ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड देयर द प्रॉफिटेबिलिटी ROE कैन बी हायर. Right. So we are trying to look at those kind of companies who are largely capturing these premium consumption part. Makes sense. Because it can be more sustained. Right. Next 8 से 10 साल में वो एक वो पूरा एड्रेसेबल पिरामिड ही बड़ा हो रहा है फॉर द प्रीमियम कंजम्पशन. इट इज ग्रोइंग. सो दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एरिया फॉर अस. द थर्ड एरिया इज फाइनेंशियलाइजेशन. सो जैसे जैसे इकोनॉमी का फाइनेंशियलाइजेशन होता है, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दैट कम. एंड विथ डिजिटाइजेशन, financial system is actually increasing its addressable opportunity. Right. And इसमें काफी ups and downs आएंगे because credit cycle will be pronounced at certain point of time. But still there are great opportunities. And a lot of new kind of businesses are emerging, right, which were not there 5 year, 10 year ago. Right. So that we are trying to capture. Then this whole import substitution, right? For example, defense is a very, very big expenditure for us, right? But we all import it. Yes. Mobile used to be a very big consumption item. We used to all import it. Yes. Now we are trying to do some kind of assembly, some domestic value add over there, right? So these are some of the opportunities. Even in chemicals and pharmaceuticals, there is a large part of domestic import substitution happening. Right. So we'll try to capture those opportunities. Understood. And then the last one is infra. It is also becoming now very interesting space. So in between, because of credit and budget constraint, etc., there was a downturn. Starting, let's say 2008-9 to 18-19, and infra spending was kind of stagnant. Now we are seeing good allocation. Government is committing more and more money, and also private sector money is coming in. So infrastructure will become a very good opportunity for investment. So we are also, infra just doesn't mean construction. It also is like engineering, etc. The broader, all the associated sectors with infra spending, capacity creation, etc. Makes sense. So all those things. Okay. So we have understood what is multi-cap. We've understood why multi-cap category can be good for investors. We've also understood that how will we manage the Grow Multi-Cap Fund. Now the final questions are this, that who is this right for? Who is this fund right for? Who should consider investing in the Grow Multi-Cap Fund? Okay. So anybody can invest, but the important point is because this fund will have allocation to mid and small cap.
more than 50%. Right. So people who have more than 5-year time horizon, उनको ही इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है. अगर आप उस पैसे को 5 साल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर आप इस फंड में इन्वेस्ट ना करें. Anybody who can leave it for more than 5 years, is for him this product is suitable. Plus because इसमें mid and small cap होंगे तो थोड़ी volatility होगी, right? So if someone is not comfortable with volatility, because different people are at different stage, so they should not be investing in this fund. Only those people who can have some volatility, go through volatility, they should invest in this fund. One last thing, sir. So I was just curious. So the Grow Multicap NFO will start on 26th of November till the 10th of December. So I was just curious to know that whatever funds that get collected in the NFO period, how do we deploy it and what time does it take to actually deploy the funds in the market? Okay, so ये थोड़ा contextual decision होता है, because depending on how much money you have got, market में liquidity उसके सामने कितनी है, मार्केट का फ्रेमवर्क उस समय कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है, जो आपके अपॉर्चुनिटी है, जो आप पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो स्टॉक्स, उनका प्राइसिंग कैसा अवेलेबल है, वेदर यू वांट टू वेट फॉर सम टाइम और नॉट. तो काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के एक ये डिसीजन लेना होता है. बट ब्रॉडली इसमें लगभग 60 to 90 days इज द आइडियल टाइम व्हेन वी काइंड ऑफ ट्राई टू डिप्लॉय. व्हेन ब्रॉडली रेगुलेशन भी ऐसा ही बोलते हैं कि आप इतना टाइम ले सकते हैं. जनरली तो 30 days है, बट दे गिव यू एक्स्ट्रा 60 days टू डिप्लॉय. Makes sense. Thank you, Anupam. थैंक यू हिमांशु, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी. Thanks. So ये था Grow Multicap Fund के बारे में. Hope you enjoyed the conversation. You can see the scheme details on the screen. Please consult your financial advisor before investing. Thank you for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.